नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है जुलाई 28, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। तो पहली खबर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो मुख्य पेज से है। तो क्या खबर है, पढ़ते हैं हम पहले हेडलाइन इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स मिश्राज टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15। क्या खबर है ये कि जो मिश्रा हैं, ईडी चीफ हैं इस टाइम पर, संजय कुमार मिश्रा ईडी के ये डायरेक्टर हैं इस टाइम पर। तो इनके लिए गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी ताकि इनकी जो सीट खाली करनी थी इन्हें 31 जुलाई तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, उसे एक्सटेंड किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी मान ली है केंद्र सरकार की और इन्हें 15 सितंबर तक का मौका दिया गया है ईडी डायरेक्टर बने रहने के लिए। तो हुआ क्या था केस, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड हल्का सा बता देता हूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई को एक फैसला आता है कि जो प्रेजेंट डे ईडी चीफ हैं संजय कुमार मिश्रा, तो इन्हें ऑलरेडी 2 एक्सटेंशन मिल चुके हैं। ये उनका तीसरा एक्सटेंशन है जो चल रहा है। हर साल उन्हें एक एक्सटेंशन दिया गया है 2020 के बाद से। हर साल उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 2021 में उन्हें दूसरा एक्सटेंशन और 2022 में उन्हें तीसरा एक्सटेंशन दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख था। जब वो सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुई इस चीज़ पर और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भारत में और भी ऐसे लोग हैं और भी ऐसे आदमी हैं जो ईडी के डायरेक्टर पद पर बने रह सकते हैं और इसी आदमी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब केस चला था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं ईडी डायरेक्टर, इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और कब तक के लिए डेट दिया गया था, 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई तक इन्हें अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है जो केंद्र सरकार है, वो जाकर कहती है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके साथ मिलकर ईडी डायरेक्टर जो हैं प्रेजेंट डे के, ये काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें यही देख सकते हैं, तो इन्हें अभी सेवा में बने रहना दिया जाए करीबन 15 अक्टूबर तक। ये केंद्र सरकार ने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट को। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, ये फैसला है कि इनकी अर्जी मान ली गई है, लेकिन 15 अक्टूबर तक नहीं, सितंबर 15 तक का इन्हें और एक्सटेंशन मिला है। 15 सितंबर तक इन्हें अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। तो यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। कल का अगर आपने न्यूज़पेपर हमारा फॉलो किया है 27 जुलाई का, तो हमने बैकग्राउंड पूरा समझाया है क्या केस था और क्यों हुआ था, आप जाकर कवर कर सकते हैं। अगली हम खबर देखते हैं तो मणिपुर से खबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल होने लगा था मणिपुर से, जिसमें 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का एक केस सामने आया था। और उसी को लेकर जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अब जो मणिपुर में वो केस हुआ था उस पर जांच करने जा रही है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया है कि अभी भी मणिपुर में वायलेंस थमा नहीं है, अभी भी वायलेंस चालू है, जारी है वायलेंस। मणिपुर के अंदर करीबन 2 से ढाई महीना हो चुका है ऑलरेडी वहाँ पर वायलेंस की स्थिति बने हुए, उसके बाद भी अभी वायलेंस वहाँ चालू है। तो न्यूज़ क्या थी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो मणिपुर का सेक्सुअल असॉल्ट केस है उसकी जांच करने जा रही है। अगली खबर पर हम आ जाते हैं तो सीधे हम एडिटोरियल सेक्शन पहुंचते हैं। पहला एडिटोरियल हम जो उठाने जा रहे हैं वो वेइंग इन ऑन दी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि क्या हुआ था कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने अभी कुछ दिनों पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 का क्लियरेंस कर दिया था, पास कर दिया था यूनियन कैबिनेट ने। अब ये बिल जाने वाला है लोकसभा में एक्ट बनने के लिए, लोकसभा फिर राज्यसभा, और एक्ट बनने के लिए इसे वहाँ भेजा जाएगा। तो उसी बिल के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है एडिटोरियल। तो ये शुरू करता है सबसे पहले तो वही बताता है कि कैसे एक नई एपेक्स बॉडी बनने जा रही है भारत के अंदर, जो कि शोध जिसे हम कहते हैं तो रिसर्च करेगी, रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों पे ये काम करेगी बॉडी, और इस बॉडी का नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि ये जो बिल आने वाला है, ये जो इससे पहले 2008 का हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है
तो इसका भी सिमिलर यही काम था। ये भी जो भी शोध होती है, जो भी रिसर्च होती है, उसे पैसा देता है, साथ ही साथ उसे एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है जिससे रिसर्च हो सके आराम से। तो ये जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था, इसे रिपील कर दिया जाएगा, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो साइंस एंड एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब ये लॉ के प्रावधान से बनी थी, कानूनी बॉडी थी। और किसके अंदर आती थी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये अभी फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया। आगे ये बात करते हैं कि कैसे जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो निकल के आया है, वो कहाँ से निकल के आया है? तो 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी थी, बिठाई गई थी भारत सरकार द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक करके संस्थान भारत में आनी चाहिए। और साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारत की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मेंशन था। अब बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये बॉडी करेगी क्या। तो ये बॉडी जितनी भी भारत के अंदर शोध होते हैं जो भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन शोधों पर पैसा देगी। ये एक तरह से बॉडी होगी जो रिसर्चर और जो भी फंडिंग है उसके बीच में होगी, और ये फंड्स प्रोवाइड कराएगी रिसर्चर को, पैसा प्रोवाइड कराएगी रिसर्चर को। और साथ ही साथ जो भी बाकी चीज़ें ज़रूरत होती हैं रिसर्च के लिए, वो प्रोवाइड कराने का काम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का होने जा रहा है। तो ये था बेसिकली। आगे हम अगले पैराग्राफ पर जब देखते हैं अगला टाइटल, तो द फाइनेंशियल आउटले देख लेते हैं, क्या इसका फाइनेंशियल आउटले होने जा रहा है बिल का। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या कहा था कि सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए देने चाहिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जब बॉडी बनेगी तो सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए इसे देने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब असली निकल के आती है, अभी जो फंडिंग की बात निकल के आती है प्रेस मीडिया से, न्यूज़ से, तो क्या आती है कि जो भारत सरकार है वो 10,000 करोड़ रुपए 5 साल में देगी। तो 10,000 करोड़ रुपए पर 5 ईयर्स देगी, मतलब पर ईयर 10,000 करोड़ रुपए देगी। तो 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। इसमें से क्या है कि जो भारत सरकार है तो वो बजट से 14,000 करोड़ रुपए देगी, और जो बाकी का 36,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है वो प्राइवेट कंपनियों से उठाया जाएगा, मार्केट से लिया जाएगा। तो ये क्या है कि ये बहुत कम है, ये मेयरली 14% है, जो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट में कहा था कि जितनी ज़रूरत है भारत को रिसर्च के अंदर। अब इन्होंने रीजनिंग दी है, क्यों इन्होंने रीजनिंग दी है कि जो रिसर्च स्पेंडिंग है, शोध पर जो खर्चा किया जाता है भारत के अंदर, वो 0.65% ऑफ जीडीपी है केवल भारत के अंदर। कितना है जीडीपी का? 0.65%। और अगर हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएसए के साथ देखते हैं तो 2.8% है यूएसए का, चाइना का 2.1% है, इजराइल का 4.3% है, और साउथ कोरिया का 4.2% है। तो आपने देख लिया कि क्यों हमें ज़रूरत है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। पहले तो क्योंकि हमें रिसर्च में पैसा बहुत लगाना पड़ेगा भारत के अंदर, और इस बिल के प्रावधान के हिसाब से हम समझ लेते हैं, जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो 50,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है 5 साल के अंदर, तो वो मेयरली 14% है, जितना कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था सरकार से कि जितना पैसा देना चाहिए। इसके आगे थोड़ी सी इसमें सर्व की बात है, साइंस एंड एजुकेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की बात हुई है। तो क्या है कि इसकी जो फंडिंग है वो बढ़ी है। इसकी फंडिंग कितनी थी? 200 करोड़ रुपए थी 2011-12 में। याद रखिएगा कि सर्व जो बॉडी है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, तो ये कब आया है? ये 2008 में आया है कानून के एक प्रावधान से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जो इसकी फंडिंग थी वो 200 करोड़ रुपए थी 2011-12 में, और जो 2018-19 में 1,000 करोड़ पहुंच गई। इसके बाद थोड़ी सी इसने गिरावट देखी 2020 और 21 में। इसे कितना फंडिंग हुआ? 742 करोड़ रुपए का, और थोड़ा सा फिर राइज देखा गया इसमें, 911 करोड़ रुपए इसे मिले 2021 और 22 में अपने प्रोग्राम्स चलाने के लिए। ये साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। आगे यही कहता है कि क्यों ज़रूरी है रिसर्च करना। तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के साथ साथ क्या होता है कि इन्वेंशन, जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए।
जो भी इन्वेंशन होने चाहिए वो भी ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो ज़्यादा हो सके भारत के पास। जैसे मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि बॉल पॉइंट पेन जो है, बॉल पॉइंट पेन सब यूज़ करते हैं पेन को, तो बॉल पॉइंट पेन के आगे जो बॉल लगी होती है ये जर्मनी बना पाता था, जर्मनी के पास इसका पेटेंट था। इससे चाइना ने खरीदा और बहुत महंगे दामों में चाइना इससे खरीद पाया है इसे। तो ये बताता है कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है बॉल पॉइंट बनाने की, ये हम मान लेते हैं कि ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, तो ये जर्मनी का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। तो इसकी वजह से जो ज़रूरत पड़ेगी हमें विकास के लिए वो हमारी मदद करेगा, ये हमारे कंसर्न एरिया में हमारी मदद करेगा। तो बेसिकली यही था ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के बारे में थोड़ा एडिटोरियल था। अभी ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो इसके जो भी डिटेल्ड प्रावधान है वो तब सामने आएंगे, तब हम इसे फिर से कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम चलते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ, तो वो है द हॉर्नेट्स नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि कल आपने अगर हमारे न्यूज़पेपर फॉलो किया था, तो कल हमने देखा था कि लोकसभा से जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल है उसे पास कर दिया गया है। और ये किस बिल को अमेंड किया गया है? ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करके बनाया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड कर दिया गया है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल जिसे कहा जा रहा है 2023 का। तो शुरू करते हैं ये। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि लोकसभा ने कल पास कर दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, और जो ऑब्जेक्शंस थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया है। जो भी उसके खिलाफ विरोधाभास थे उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें इग्नोर कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है, और ये बिल पास करा दिया गया है लोकसभा से। अब ये बिल की जब बात करते हैं तो बिल में एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल मतलब एक शुरुआती डॉक्यूमेंट जो आप अंदर क्या है उसके बारे में बताएगा। तो जो प्रियम्बल है वो क्या क्या बात करता है? वो भारत का जो नेट ज़ीरो अचीव करने का टारगेट है, नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करने का टारगेट है 2070 तक, उसकी बात करता है। कार्बन सिंक बनाने की बात करता है। कार्बन सिंक का मतलब होता है जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो वो जो फॉरेस्ट होंगे वो हमारे क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे अपने अंदर ले लेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, जिसकी वजह से एक तरह से कार्बन उनके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो इसे हम कार्बन सिंक कहेंगे। ये फॉरेस्ट हो सकते हैं, वेटलैंड हो सकते हैं। और आगे है इसमें प्रियम्बल में क्या कहा गया है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसे भी बढ़ाया जाएगा। जो लोग हैं उनके जो भी फॉरेस्ट पे डिपेंड होती हैं कम्युनिटीज़, उनकी भी जो लाइवलीहुड है, उनका जो जीने का तरीका है, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये इस बिल के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है, इसके प्रियम्बल में। अब यहाँ बात करते हैं हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या कहता था ये एक्ट। ये एक्ट सिंपली कहता था कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नोटेड फॉरेस्ट एरिया है, नोट है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो इसका प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और बहुत सख्ती से सज़ा देने के साथ इसका जो वो होगा, प्रावधान होगा, वो बहुत सख्ती के साथ निभाना पड़ेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो होता क्या है कि अब जब ये बिल पास हो गया है तो ये प्रावधान में थोड़ा डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि पहले जो हमें क्लियरेंस लेने के लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, अगर किसी पेड़ को हमें काटना है, किसी जंगल का एरिया को हमें खाली करना है, तो उसका जो क्लियरेंस लेना होता था वो बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए। लेकिन अब इस बिल के आ जाने के बाद जो पेड़ हैं उन्हें काटा जा सकता है बड़ी आराम से। तो ये बहुत दिक्कत की भी बात है, बहुत परेशानी की भी बात है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज वैसे ही अपने पीक पर चल रहा है। उसके बाद भारत सरकार ऐसी बड़ी गलती करने जा रही है, ऐसी बड़ी गलती करती है कि जिसके तहत हम देख सकते हैं कि एक तरह से मौका दे दिया गया है ताकि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपना जो भी एरिया है उस पर कवर कर सकें, जो फॉरेस्ट एरिया था। तो अब बेसिकली हम देखते हैं 3 पॉइंट में समझते हैं इस एडिटोरियल के थ्रू कि जो बिल है वो क्या करने जा रहा है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या किया है, बिल ने जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की उसे गिरा दिया है, डाइल्यूट कर दिया, फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डाइल्यूट कर दिया है। आगे कुछ ऐसे ट्रैक्ट्स थे फॉरेस्ट के एरिया के जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत घना जंगल है और यहाँ पर थोड़ा तितरा बितरा सा जंगल है, तो ये जो बचा था इसे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता था।
लेकिन अब इस बिल के आ जाने के बाद इसे आराम से काटा जा सकता है। तो ये एक्सक्लूड कर देता है ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था गोधावरम केस में 1996 में, इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर जो उनकी किताबों के अंदर जो भी लॉ बुक्स होती हैं उसके अंदर जो भी मेंशन्ड फॉरेस्ट है, उसके अलावा भी अगर कोई फॉरेस्ट है स्टेट में या केंद्र के अंडर, तो वो उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उन्हें काटा नहीं जा सकता बहुत ही आसानी से। तो ये बेसिकली गोधावरम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1996 में। तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल आया है, अमेंडमेंट बिल आया है, ये इसे भी डाइल्यूट करने जा रहा है, इसे भी डाइल्यूट करने जा रहा है। अब क्या कहता है ये और आगे कि जो भी 28% फॉरेस्ट कवर है भारत का, तो ऑलमोस्ट कितना 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो इस बिल के आ जाने के बाद से अफेक्ट हो सकता है। ये इम्पैक्ट करेगा बिल करीबन 28% फॉरेस्ट कवर को भारत के अंदर, और साथ ही साथ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो भी प्रभावित होगा इस बिल के आ जाने के बाद से। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि गोधावरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट में कि जो भी राज्य सरकार होंगी या केंद्र होगी तो इन्हें अपने इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट के अलावा एरिया हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये लोग उसे आइडेंटिफाई करने से बचते थे। राज्य क्यों बचता था? क्योंकि राज्यों को पैसा चाहिए होता है प्राइवेट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट से। तो प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगी? इंडस्ट्रीज लगाने में। अगर इंडस्ट्रीज लगनी है तो क्या चाहिए होगी? ज़मीन। ज़मीन कहाँ मिलेगी इन्हें? फॉरेस्टेड एरिया में बहुत आसानी से इन्हें ज़मीन मिल जाएगी। तो स्टेट्स क्या करती थी कि जो भी फॉरेस्टेड नॉन फॉरेस्टेड लैंड होते थे जहाँ पर थोड़ा बहुत फॉरेस्ट होता था, उन्हें बचती थी उन्हें अपने लॉ बुक में डालने से। लेकिन अब इस बिल के आ जाने के बाद तो ये एकदम फ्री हो गए हैं फॉरेस्ट को काटने के लिए। और इसका एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि जो जैसा हम देख रहे हैं कि अरावली हिल्स हैं जो दिल्ली में है, दिल्ली में गुड़गांव में आपको अरावली हिल्स मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी अब आराम से डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। और इस बिल ने क्या किया है, इसने दिया है एक्सटेंशन किस चीज़ को, कि जो भी बॉर्डर एरिया होगा भारत का, जिसका जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ, तो अभी तक जो 1980 वाला हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था वो क्या करता था, वो रोक देता था कि हम 100 किलोमीटर एरिया तक जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है तो इसे इसके अंदर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्टेड लैंड है, इसे हम नहीं काट सकते और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये पेड़ नहीं कटेंगे बेसिकली। लेकिन अब क्या है कि इसमें जो नया बिल लाया गया है इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ों को काट सकते हैं और चीज़ें बना सकते हैं और कोई वहाँ निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, इसमें जो जू हैं, चिड़ियाघर जिसे कहते हैं, सफारी पार्क है और इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ को अप्रूवल दिया गया है। तो अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे एक जू है और एक जंगल है, तो इसमें से एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी जंगल ही है, जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि जू जो है वो आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। तो आर्टिफिशियली बनाया हुआ जो जू है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा फ़ायदा क्या फ़ायदा ही बहुत कम फ़ायदा पहुँचाएगा बजाय फॉरेस्ट के। तो हम करने क्या जा रहे हैं बेसिकली कि जो जंगल हैं इन्हें काट के हम इन्हें सजावट करके, जैसे कि आज की जनरेशन चल रही है, हम इन्हें सजावट करके इन्हें इको टूरिज्म स्पॉट्स बनाने जा रहे हैं और ये बहुत गलत होने जा रहा है जो भी होने जा रहा है। आगे एडिटोरियल बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की। तो क्या बात करता है ये कि जो जैसा कि हम जानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में लाया गया था। इस एक्ट का क्या प्रावधान था? इस एक्ट में ये था कि जो भी कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं उन्हें थोड़े राइट्स दिए गए थे ताकि वो जैसे पत्तियाँ, तेंदू की पत्तियाँ हैं या कोई भी फॉरेस्ट का माइनर प्रोड्यूस है उसे कलेक्ट कर सके फॉरेस्ट के अंदर से। लेकिन ये जो बिल है ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 का, इसका कोई मेंशन ही नहीं करता है। और इसका मेंशन नहीं करता है तो मतलब क्या है इसका, कि ये जो भी ट्राइबल्स के राइट हैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है बेसिकली कि ट्राइबल्स की बात भी ना सुनी जाए, जो भी जंगल में लोग रह रहे हैं उनकी बात भी ना सुनी जाए। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि नेपाल में कैसे 26% से जो फॉरेस्ट कवर था वो 45% पहुँच गया है। क्यों ऐसा?
30 सालों में, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है उसने जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें मौका दिया, वहाँ पर राइट्स दिए जो भी वहाँ के फॉरेस्ट वाले लोग थे, जिसकी वजह से वहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो 26% से 45% पहुँच गया 30 साल के भीतर। यही था बेसिकली इस एडिटोरियल में। अब मैं अपना ओपिनियन बता देना चाहता हूँ, तो ये बहुत ही एक ख़राब चीज़ जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023, और इसका विरोध भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इसके विरोध के बारे में नहीं सुना, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत अपनी एकदम चरम स्थिति पे चल रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा कि हिमाचल प्रदेश में कैसा फ्लड आया था, और बाकी जगह अनइवन जो रेन हो रही है, वर्षा जो है वो एकदम बिगड़ चुकी है। तो अगर हम इस स्थिति में भी अगर हम नहीं सुधरेंगे, हम पेड़ और काटने की, अपने थोड़ा सा पैसा और बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को और ग्रो कराने के लिए हम अगर पेड़ों को काटना चालू कर देंगे तो ये बहुत भयावह होगा आगे चल के स्थिति। तो यही था इस एडिटोरियल में। आगे चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ हमारी आ रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसने क्या किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट्स थे वो चाइना गए थे एक गेम्स में पार्ट लेने। तो चाइना ने क्या किया है, इन्हें स्टेपल्ड वीज़ाज दिए हैं। अब स्टेपल्ड वीज़ाज देने का मतलब क्या होता है कि चाइना मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो डिस्प्यूटेड लैंड है भारत और चाइना के बीच में। जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है, जबकि भारत कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है। तो ये बात भारत को खली नहीं, और भारत ने चाइना से इसका विरोध जाहिर किया। अब 2011-12 के टाइम पे भी ऐसा देखने को मिला था, जब चाइना ने क्या किया था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जो लोग थे उन्हें स्टेपल्ड वीज़ा चाइना देने लगा था, और भारत सरकार ने तब भी इसका विरोध किया था। अभी भी भारत सरकार ने इसका विरोध किया है कड़े शब्दों में। अब अगली खबर एक ये है कि मणिपुर से ही है कि अपोजिशन जो हमारे विपक्षी दल हैं, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं ये मणिपुर जाने वाले हैं इस सप्ताह। आगे ये कल की न्यूज़ हमने देखी थी कि ज्ञानवापी मॉस्क का जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसका मुद्दा बहुत बना हुआ है न्यूज़ में। तो क्या हुआ है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे होना था ज्ञानवापी मस्जिद में, इसे स्थगित कर दिया है, इसे स्टे लगा दिया है इसके ऊपर 3 अगस्त तक के लिए। आगे जो भी सुनवाई होगी तो हम बने रहेंगे न्यूज़ में, हम देखेंगे आगे इस पर क्या सुनवाई होती है। अभी तक तो ये स्टे लगता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक, तो क्या है ये पढ़ते हैं हम। नो एक्यूरेट काउंट ऑफ PWD पॉपुलेशन सेज पार्लियामेंट्री पैनल। तो पार्लियामेंट्री पैनल क्या कह रहा है कि जो एक्यूरेट काउंटिंग है हमारे पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ की, ठीक है, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं इनकी जो भी काउंटिंग है, कितने दिव्यांग लोग हैं भारत के अंदर, ये हमारे पास एक्यूरेटली अवेलेबल नहीं है डाटा भारत के अंदर। ये हमारी पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है ये पार्लियामेंट की। तो ये बहुत एक देखने वाली चीज़ है कि भारत, जैसा कि हम देखते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बात करती है दिव्यांगजनों की, और अगर ऐसी कोई चीज़ खबर में आती है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी विकलांग और दिव्यांगों की पॉपुलेशन है भारत के अंदर, अगर हमारे पास इसका काउंटिंग ही नहीं है, इसका पूरा डाटा ही नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर दिव्यांग हैं भारत के अंदर, तो ये बड़ी समस्या है एक। और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इन्होंने कहा है कि जो भी हमारे पास डाटा है वो तितरा बितरा है, और इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि भारत के अंदर एक्चुअल में कितनी दिव्यांगजनों की संख्या है। अब इसके आगे कहा गया है कि एक और चीज़ बताई गई है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होने जा रहा था, ये कौन कराता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करवाती है ये सर्वे। इस सर्वे में जो होने वाला था, तो इससे जो डिसेबिलिटी वाला सेक्शन होता है जहाँ पर पूछा जाता है सर्वे के दौरान कि अगर कोई दिव्यांगजन है तो उसे हटा दिया गया है। अब जो गवर्नमेंट है, जो मंत्रालय है, उसका कहना है कि जब सेंसस आ जाएगा 2021 में, जो सेंसस होना था, जैसा कि आप जानते हैं 2021 में सेंसस होना था, वो डिले हो चुका है, अभी तक उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं निकल के आई है। तो जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी बाहर निकल के, तो हम उससे जो PWD लोग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनकी संख्या पता लगा सकेंगे। आगे हम देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि आज क्या है, आज 28
जुलाई है तो आज का दिन जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो हम देख लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में क्या है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है कि एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपका जो लीवर है ये इन्फ्लेमेशन करने लगता है, इसमें जलन होने लगती है। अब ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है या किसी भी चीज़ की वजह से। हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं और ये जानलेवा हो सकती है बीमारी। आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, आपको हेपेटाइटिस के बारे में सर्च करना है गूगल पर जाकर और देखना है कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के बारे में, और साथ ही साथ देखना है कि कौन सी बीमारी केवल इंसानों के लिए है और कौन सी केवल जानवरों को हो सकती है, और कौन सी बीमारी, कौन सा हेपेटाइटिस ए, बी या सी या डी किस ऑर्गन को हमारे इफेक्ट करता है। बेसिकली आपको ये देखना है जाके, ये यूपीएससी पूछता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इससे हेपेटाइटिस से, कि हेपेटाइटिस के होने के कारण क्या होते हैं और कौन सा हेपेटाइटिस सबसे हार्मफुल माना जाता है। हेपेटाइटिस सी या बी या डी, जो भी हेपेटाइटिस, कौन सा सबसे हार्मफुल माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें सर्च करें। हमारी आईडी है योद्धा IAS। आपको जो भी यूपीएससी से रेलिवेंट मटेरियल है या किसी अन्य राज्य सेवा से रिलेवेंट मटेरियल है वो हम आपको यहाँ पर प्रदान करा सकते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल योद्धा IAS पर। आप हमें आकर यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करें और हमें अपनी समस्या बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कोई और सुझाव है तो हमें ज़रूर मेंशन करें। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।